सोसाइटी ब्रेन में आपका स्वागत। उस पूरे प्रोग्राम में 32 चैप्टर जो मैंने बनाए हैं उनमें अब हम 6th चैप्टर की तरफ बढ़, तो उसको कंप्लीट करके आज हम 6ठे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिकल। अच्छा, ये जो अगले 4 चैप्टर क्या होंगे, यानी जो ये चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और इसके अगले 3, तो उसकी लिस्ट मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर की है आप लोगों से, तो आप उसमें देख पाएंगे कि अगले टॉपिक अब इसके बाद जो आएंगे वो क्या। ठीक है ना। चलिए, तो मैं अपनी नोटबुक आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जा सके। चैप्टर 3 नाम आपके सामने है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेस हैं, मिड एक्सरसाइजेस और एक कंप्लीट एक्सरसाइज, फाइनल मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसको हम लेवल 1। तो इतना टारगेट है, मुझे लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा एनसीईआरटी वाला पार्ट इस चैप्टर में। तो ये रही मेरी नोटबुक, सब कुछ बना हुआ है पहले से ही। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस 11th का टॉपिक, और 0 लेवल का मतलब है एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के उसकी मिड एक्सरसाइज को कवर। तो 0 लेवल पे आ जाइए। सबसे पहला जो एक्सरसाइज आएगा वो एंगल और उसकी यूनिट्स यानी डिग्री और रेडियन पर आधारित होगा। बहुत क्विकली मैं इन सब चीजों का एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आप, ताकि हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी साथ में निपटाते रहें। सबसे पहले आइए इस बात पे कि एंगल क्या होता है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझें। अगर मैं एक पॉइंट डिफाइन करूं और इस पॉइंट को डिफाइन करने के बाद मैं 2 रे डिफाइन करूं, कुछ इस तरह से मैंने 2 रे डिफाइन की हैं। इसको मैं बोल देता हूं इनिशियल रे। एक सेकंड रुक जाइए, ये रे मैं और ज्यादा क्लियर और सीधी बना कुछ इस तरह से। ये लीजिए, ये 2 रे मैंने डिफाइन की हैं। एक को मैं बोलूंगा इनिशियल रे और दूसरे को बोलूंगा फाइनल। एक इनिशियल रे होगी और एक फाइनल रे। ये 2 रे मैंने बना दी है। इसका नाम मैंने रख दिया इनिशियल रे। इनिशियल रे या इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, इनिशियल रे कह लीजिए। और इसको मैं कहूंगा टर्मिनल। टर्मिनल रे कहिए, फाइनल रे कहिए, समझने से मतलब है नाम में क्या रखा है ना। नाम तो किसी गरीब आदमी का भी करोड़ीमल होता है कभी कभी। तो ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, ये इनके बीच का मेजर है। ठीक है ना। और इसे फिलहाल मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर। तो सिंपल सा समझिए, इस टर्मिनल को भी डिफाइन कर देता हूँ। इसको हम वर्टेक्स बोल लेते हैं। ये वर्टेक्स हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, एक वर्टेक्स डिफाइन करके अगर मैं इनिशियल रे को मूव कराऊं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और टर्मिनल रे तक पहुंचू, तो ये जो मेजर आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, इस मेजर को हम लोग एंगल कहते हैं। यानी एंगल एक प्रकार से राउंड में मूव करके बनने वाला मेजरमेंट है। एंगल को समझने के लिए हमको इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक मूव करना होगा। तो ये जो मेजर बनेगा बीच में, जिसे मैंने थीटा कहा है, इसे हम, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे फिक्स होके जब आप एक इनिशियल रे को टर्मिनल रे तक मूव कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम इसको एंगल कहते हैं। एक बात और याद रखें कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जाएंगे तो एंगल ही कहेंगे, लेकिन फिर वहां से एक नए कंसेप्ट की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं निगेटिव। तो इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप एंगल को पॉजिटिव डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव एंगल। और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर आप क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो समझने की कोशिश करिए, तब आपकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे इस तरह से नहीं प्रेजेंट की जाएंगी जैसा इस चित्र में प्रेजेंट है। तब आप समझ सकते हैं कि टर्मिनल रे जो होगी वो इनिशियल रे के क्लॉकवाइज आके कुछ इस तरह से बनेगी। एक बार मैं बना दे, तब हम इनिशियल रे बोलेंगे इसको और टर्मिनल रे यहाँ। अब इस केस में हमारी इनिशियल रे ये है, इनिशियल रे, और ये है आपके टर्मिनल रे। ये इनिशियल रे हो गई और ये टर्मिनल रे। और अब जो मेजरमेंट है वो थीटा क्लॉकवाइज है। इस कॉर्नर को आप ओ बोल लीजिए जो वर्टेक्स का रोल प्ले करे। तो इस केस में जो एंगल मेजर होगा ना, इसको हम निगेटिव एंगल, यानी यहाँ पर जो थीटा है दैट इज अ निगेटिव एंगल है। कई बच्चे कहते हैं सर थीटा को माइनस थीटा लिख देते। थीटा लिख के भी काम चल जाएगा बच्चों, क्योंकि थीटा इज अ नेगेटिव नंबर बोल देंगे। क्या वेरिएबल के बारे में कुछ बताया थोड़ी जा सकता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। तो जब हम कभी कहते हैं कि लेट द नंबर इज एक्स, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो जब तक एक्स की वैल्यू नहीं पता है वो सब कुछ है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप माइनस थीटा बोले, थीटा बोल के भी नेगेटिव को समझाया जा सकता है। तो ये थीटा जो कि नेगेटिव एंगल है और यहाँ का जो थीटा है ये ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के मेजरमेंट का कंसेप्ट हो गया। इसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, इसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल मेजर होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे आप तो नेगेटिव। तो एक छोटा सा समरी मैंने बना दिया है पूरी बातों, एंगल क्या है। अच्छा, अब बात उठती है एंगल को मेजर करने की। तो देखिए, एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं, एक डिग्री मेजरमेंट और एक रेडियन। ठीक है ना। डिग्री मेजरमेंट क्या है एक बार समझ लें। अगर मैं किसी पॉइंट पर एक रे ड्रॉ करके, ध्यान दीजिएगा, एक रे ड्रॉ करके उस रे को रेडियस मान, ध्यान से समझिएगा, इस रे को रेडियस मान के और जिस पॉइंट से मैंने रे को इनिशिएट किया उसे सेंटर मान के एक सर्किल बना। समझे पहले, ये सर्किल अगर मैं क्रिएट कर दूं तो ध्यान से समझिएगा, इस सर्किल में ये जो मेजरमेंट सेंटर पे आया है कुछ इस तरह से, ये जो मेजरमेंट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसे हम मानते हैं टोटल 360 डिग्री। ये मेजरमेंट 360 डिग्री होता है।
ठीक है ना। तो अगर डिग्री में बात करें तो एक कंप्लीट सर्कल के मेजरमेंट को हम लोग 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री जिसमें 90 डिग्री के 4 स्लॉट शामिल हैं। आप समझ रहे होंगे, ये एक 90 डिग्री का पार्ट हो गया, ये दूसरा 90 डिग्री, ये तीसरा और चौथा। क्योंकि हम जानते हैं कंप्लीट सर्कल में 4 बार 90 डिग्री आएगा, तो इस कंप्लीट को हम बोलेंगे 360 डिग्री। यहाँ पर 90 4 बार आ रहा है, तो ये 360 डिग्री हो गया, 90 के 4 स्लॉट। अगर और छोटी यूनिट आपको चाहिए, 1 डिग्री आप कैसे पहचानेंगे समझिए। अगर ये 360 है तो ये 1 क्वार्टर 90 हुआ। अब इस 90 डिग्री के क्वार्टर को अगर मैं 90 पार्ट में ब्रेक कर दूं, मतलब अगर मैं इस पूरे को डिफाइन कर दूं इक्वली, यहाँ पर बनने वाले एंगल को 1 2 3 करके 90 पार्ट में ब्रेक कर दूं इक्वली, तो हर छोटा स्मॉल एंगल जो होगा 1 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री एंगल एक छोटा सा एंगल होता होगा। अगर और इससे छोटी यूनिट आपको चाहिए तो समझिए कि जिसको हम डिग्री के लैंग्वेज में 1 डिग्री कहते हैं, वो 60 मिनट के बराबर होगा। यानी कि मिनट और छोटा है, कितना कम होता होगा जजमेंट करिए कि 1 डिग्री भी एक छोटा एंगल है और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट बहुत छोटा एंगल है। ठीक इसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये मिनट और सेकंड टाइम वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 सेकंड यहाँ पर सबसे छोटी। अगर आप 1 डिग्री में डायरेक्ट सेकंड बोलेंगे तो हिसाब लगाइए, ये होगा 60 × 60 से, तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिग्री से भी छोटी यूनिट सेकंड। एंगल को नापने की डिग्री एक नॉर्मल यूनिट है, और डिग्री से भी छोटे एंगल अगर मेजर करने हैं तो मिनट है, और मिनट के बाद सेकंड है। नोटेशन आप समझ रहे होंगे, 1 कॉमा लगाया तो मिनट, और डबल कॉमा लगा रहे हैं तो सेकंड को प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात एंगल की और डिग्री। ठीक, रेडियन नाम का जो वर्ड आ रहा है बीच में, एक बार उसको भी समझते हैं कि रेडियन का क्या कैलकुलेशन है। रेडियन थोड़ा सा अलग प्रकार की चीज है। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ कि रेडियन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है रेडियन, वो क्या है। कुछ ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्किल बनाया, ध्यान दीजिएगा, 1 रेडियस का एक सर्किल आपने ड्रॉ किया। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फिर आपसे डिस्कशन करूंगा। मान लीजिए आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, और सर्किल इस तरह से ड्रॉ किया कि इसकी रेडियस को आपने रखा 1 यूनिट लेंथ का रेडियस है। इसके रेडियस को मैं मान लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, इसके रेडियस को मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट। अब आपने एक ऐसा सर्किल बनाया जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। 1 यूनिट रेडियस का सर्किल आपने बना दिया। अब आप क्या करिए, ध्यान देते रहिएगा, सेंटर पॉइंट को मैंने O बोल दिया, 1 यूनिट रेडियस का ये सर्किल मैंने ड्रॉ किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जानते हैं, यहाँ पर जहाँ पर रेडियस का एंड हुआ है वहां पर मैं एक टेंजेंट समझ, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट, ये टेंजेंट ऐसा लग रहा है, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर दूं, ऐसा देखिए ना, ऐसा दिखना चाहिए था। जिस हिसाब से बना है, मुझे लगता है ये रेडियस को भी थोड़ा ऊपर कुछ और अच्छा था, यहाँ कहीं पर जाता तो ज्यादा बढ़िया था, इधर ना। अब ये 1 यूनिट हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई। थोड़ा सा इसको और डिफाइन अच्छा कर लेते हैं, ये 1 यूनिट हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, मैं सर्किल को फिर से एक बार ड्रॉ कर लूं। जितना परफेक्ट बनेगा उतना आप लोगों को देखने में, समझ में ज्यादा आएगा। ये सर्किल और ये इसका टेंजेंट, टेंजेंट को थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूं। पहले ये टच कर रहा है इधर पे, ठीक। अब जहां पर इसने टच किया भैया, एग्जैक्ट उसी जगह पे मैं एक रेडियस ड्रॉ कर लूं, ये ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि जो सर्किल मैंने ड्रॉ किया है उसकी रेडियस 1 यूनिट है, ठीक। 1 यूनिट रेडियस का सर्किल मैंने ड्रॉ किया। अब मैंने टेंजेंट इसमें ड्रॉ किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और इस टेंजेंट को मैंने नंबर सिस्टम की तरह नंबर दे दिए। जैसे इसको मैंने 0 बना दिया, मान लीजिए ये नंबर सिस्टम में पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मान लीजिए नेगेटिव, ठीक। तो इस तरफ मैंने 0 से कुछ डिस्टेंस पे 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। जैसे ये 1 रेडियस, अब 1 रेडियस अगर इतनी है तो आप समझ सकते हैं 0 के बाद 1 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और ऐसे ही कुछ डिस्टेंस, सिमिलर डिस्टेंस दूर यहाँ पर 2 आएगा। समझ गए होंगे आप। अगर ये 1 है तो ये 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ऐसे आते जाएंगे। ऐसे ही डाउन साइड भी आएगा। डाउन साइड इसको हम -1 -2 -3। क्लियर हो गई बात। रेडियन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये रेडियन क्या, और एंगल को मेजर करने की ये जो रेडियन वाली यूनिट है ये किस तरह से समझी जा सकती है, ठीक। तो मैंने 1 रेडियस का सर्किल बनाया और इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस टचिंग पॉइंट को मैंने O, अच्छा मैंने सेंटर को भी O नाम दिया, माफ कीजिएगा, इसका नाम मैं बदल देता हूँ, इसको A कह देता हूँ, ठीक। तो अब बच्चों, अगर मैं इस टेंजेंट को, मान लीजिए ये एक धागा है जिसको मैंने इस सर्किल पे टच कराते हुए रखा है, और अब मुझे इस धागे को इस सर्किल पे बांधने का मन कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं ये जो सीधा धागा मैंने यहाँ से यहाँ तक बिछाया है, इस धागे को यहाँ से उठा के मेरा मन कर रहा है मैं इस सर्किल में लपेट दूं, ऐसे करके लपेटने का मन कर। मतलब अगर ये टेंजेंट एक धागा होता तो मैं सर्किल को इसके ऊपर, मतलब सर्किल के ऊपर इसको ऐसे चढ़ा पाता ना। तो मैं चाहता हूँ ये जो A पॉइंट है इसको इसकी जगह पे स्टैटिक करके, बिना हिलाए, ये वाले रस्सी के टुकड़े को, धागे के टुकड़े को ऐसे लपेट दिया जाए,
और जो नीचे तरफ वाला ये टुकड़ा है इसको ऐसे लपेट दिया जाए। तो क्लियर सी बात है बच्चों, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये जो 1 वाला निशान है ये सर्किल के ऊपर कहीं पर आ जाएगा। अब इतना आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि जब ये घूमेगा तो ये 1 आर्क बनाता हुआ, इसको सेंटर मान के जब आप इस धागे को घुमाएंगे तो ये 1 कर्वेचर लेता हुआ यहाँ कहीं पर गिर पड़ेगा आके, और ये जो 2 है ये भी अपने अकॉर्डिंगली घूम करके इस धागे में कहीं पर आ, ठीक है ना। तो यानी कि 1 यहाँ कहीं पर आ गया, 2 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो 1 अपनी पोजीशन ढूंढ लेगा, 2 भी अपनी पोजीशन ढूंढ लेगा। यहाँ पर आपका 1 आ गया और ये 2 भी कर्व में इसको सेंटर मान के घूमता हुआ यहाँ कहीं पर 2, ऐसे ही 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सब आते जाएंगे। लेकिन लाइन फिलहाल मैंने इतनी दिखाई तो मैं 2 दिखा रहा हूँ। तो 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस टेंजेंट को एक धागा मान के जब मैंने घुमा दिया, सर्किल के ऊपर लपेट दिया, लपेटने के बाद समझ रहे हैं ना, जैसे एक रील के ऊपर पतंग उड़ाने वाले धागे को लपेटते हैं, ऐसे मैंने इस स्ट्रेट लाइन टेंजेंट को धागा समझ के इस सर्किल पे लपेट दिया। तो ये 1 वाला निशान आ गया इस जगह पे, 2 वाला इस जगह पे आ गया, ठीक। तो ये क्लियर हो जाता है, इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सिंपल है कि ये लंबाई 1 होगी भैया, सिंपल सी बात है यार। अगर ये लेंथ 1 है तो यही तो लिपट करके इस सर्किल के ऊपर आई है, तो ये 1 होगी। और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक आई ये भी 1 होगी, ये दोनों 1 1 होंगी, तभी तो ये 1 है ये 2 है। तो ऐसे में अगर आप ओरिजिन से इस 1 को मिला दें, अगर ओरिजिन से आप इस 1 पॉइंट को मिला दें, कैसे मिलाएंगे देखते रहिए ध्यान से। ऐसे करके आपने ओरिजिन से 1 पॉइंट को मिला, तो अब क्या सिचुएशन बन गई देखिए, आपको एक ज्योमेट्री मिली OA और इसको मैं B लिख देता। इस ज्योमेट्री में क्या खास बात है कि ये जो AB है इसकी लेंथ है 1। हेलो मेहर, ये जो लेंथ है A से B तक, ये लेंथ है 1, ये लेंथ होगी आपकी 1 यूनिट। इसको मैं 1 यूनिट लिख देता हूं, क्योंकि अगर ये टेंजेंट एक धागा है और इस धागे को ही मैंने इस सर्किल के ऊपर लपेटा है, तो ये जो 1 पॉइंट है रेड कलर का, ये ग्रीन वाले 1 के ऊपर छप जाएगा और जो रेड वाला 2 है वो ग्रीन वाले 2 के ऊपर आ जाएगा। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये जो टुकड़ा है धागे का, इसकी लंबाई 1 है, क्योंकि यही धागा लिपट करके ऐसा हो गया है ना। तो ये आर्क की लेंथ 1 हो गई। ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसको आर्क कहते हैं, मैं जानता हूं कि एक 10th का स्टूडेंट आर्क, कॉर्ड सब जानते, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये जो A से B तक का आर्क है ये होगा 1 यूनिट, और जिस सर्किल पे आप ये सब कर रहे हैं उसकी रेडियस भी है 1 यूनिट। तो रेडियन का इंट्रोडक्शन देने का समय आ गया है बच्चों। इस टेंजेंट में जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, ये एक धागे के तरह कंसीडर करके जब इस सर्किल पे लपेटे जा रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर ये 1 2 3 गिरेंगे, अगर आप सेंटर पॉइंट O को इन सबसे मिला दें, तो जिस जिस नंबर से आप सेंटर पॉइंट O को मिलाएंगे उस नंबर तक का मेजरमेंट उतने ही रेडियन हो जाएगा जिस नंबर से आप उसको मिला। फिजिक्स के लिए पाथफाइंडर ठीक है ना, पाथफाइंडर सफिशिएंट है, बट अगर बिना उलझे करते जाते हैं तो, है ना, बिना उलझे करते जाते हैं तो पाथफाइंडर एक्चुअल में जो बुक है वो पिछले 20-25 साल में जो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स हुए हैं उनके सवालों को मॉडिफाई करके बनाई, ठीक है ना। ये किताब पहले सिंगेज पब्लिकेशन से भी निकलती थी, अब इसको इस पब्लिकेशन ने भी जारी करना शुरू कर दिया है। कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखे, बाकी सारे क्वेश्चन वही है ओलंपियाड वाले, ठीक है। तो कुछ तो एग्जाम के लेवल को टच करते हैं, कुछ एब्सर्ड हैं जो एग्जाम को बिल्कुल टच नहीं कर, उनको आप बियॉन्ड लेवल भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, प्रैक्टिस तो किसी भी बुक से करें तो अच्छा है ना, प्रैक्टिस करने का कोई लिमिट तो है। चलिए, तो ये जो A से B तक का टुकड़ा है, ये टुकड़े की लंबाई है 1 यूनिट। तो ये जो B पॉइंट है, अगर आप इस B पॉइंट को O से मिला देंगे तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे 1 रे। ऐसे डिफाइन होता है रे। सिंपल सा फंडा है कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट को जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके बेस पे 1 2 3 दे दीजिए। तो जब आप इस टेंजेंट को धागा समझ के सर्किल के ऊपर लपेटेंगे तो ये 1 पॉइंट गिरेगा यहाँ पर, ये 1 वाला पॉइंट यहाँ से गिरेगा यहाँ पर, 2 वाला यहाँ से यहाँ पर, ऐसे जो 3 वाला होगा कहीं गिरेगा, 4 वाला कहीं गिरेगा। तो जो नंबर जहां पर गिरेगा सर्किल में, अगर आप सेंटर पॉइंट O को उससे मिला देंगे तो इस इनिशियल रे और इनिशियल रेडियस कह सकते हो, और जिस पॉइंट से आपने मिलाया है उन दोनों के बीच का मेजरमेंट उतने ही रेडियन होगा जितने नंबर को आपने यहाँ पर दे। जैसे उदाहरण के लिए ये 1 नंबर यहाँ पर आया तो ये एंगल 1 रेडियन हो गया, 2 नंबर यहाँ पर आके गिरा तो ये जो एंगल हो गया ये 2 रे। इसी प्रकार से आप और एंगल्स को भी दिखा। वैसे ये 2 चित्र में मैंने थोड़ा कम दिखाया है एक्चुअल में, इसको थोड़ा और आगे बनाना चाहिए था मैंने। मैं एक बार इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसको सेंटर मान के घुमाते तो ये 2 वाला पॉइंट यहाँ नहीं, इससे भी आगे गिरता है, यहाँ कहीं, है ना। तो वो अप टू स्केल नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा। मैं अभी तो केवल समझा रहा हूँ चीजों को, एंगल के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेडियन की जो पॉलिसी है, जो बनाने का तरीका, वो कैसे बनाया। तो रेडियन को जब डिफाइन किया गया तो इन सब बातों को ध्यान रख, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का ही जो 1 2 है, जब एक स्ट्रेट टेंजेंट से कर्व्ड
तरीके से घूम के सर्किल के ऊपर आता है, तो जो नंबर जहां पर पहुंचता है वहां पर उतने ही रेडियन, है ना। तो ये जो आपका 1 है ये एग्जैक्ट इस ग्रीन पॉइंट के ऊपर आ गया, तो जो 1 वाले निशान तक का एंगल है वो 1 रेडियन है, और जो 2 वाला पॉइंट है वो यहाँ पर गिरा, तो ये जो 2 तक के निशान का एंगल है ये 2 है। ऐसे ही इस नंबर लाइन में अगर मैं कहीं पर 3 की कल्पना करूं और उसको घुमा के धागे को कहीं गिराऊं, यहाँ कहीं पर, ऐसे 3 अगर यहाँ कहीं पर होगा तो इसको सेंटर मान के जब ये धागा लिपटेगा इसके ऊपर, तो 3 यहाँ कहीं पर गिरेगा ना, तो ये जो टोटल एंगल 3 तक हो जाएगा, ये 3, ठीक। तो रेडियन का नंबर सिस्टम से बड़ा रिलेशन है। जब रेडियन को डिफाइन किया गया तो नंबर सिस्टम को ही कर्व्ड वे में देख, सीधी स्ट्रेट लाइन का 1 यहाँ पर 1 पे आ गया, 2 जो था 2 पे आ गया, 3 3 पे आ गया, और इसी तरह से ठीक। एक बात और याद रखिएगा, एग्जैक्ट सेमी सर्किल में यानी इस पोजीशन पर जो रियल नंबर आया, इस रियल नंबर लाइन का जो पॉइंट इस एग्जैक्ट पॉइंट पर आया, कहां पर, इस जगह। भाई जब आप इस टेंजेंट नाम के धागे को इस सर्किल के ऊपर लपेटोगे तो 1 यहां पर गिरेगा, 2 यहां पर, तो कोई ना कोई तो यहां पर भी गिरेगा ना, ठीक इस डायमीटर के अपोजिट कॉर्नर। तो जो नंबर इस जगह पे गिरा वहां पर डिफाइन किया गया पाई को। तो एग्जैक्ट इस पोजीशन पर जो न्यूमेरिकल नंबर आता है, रियल नंबर आता है, वो पाई होता है। तभी हम 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। तो जो फॉर्मूला रेडियन और डिग्री को कनेक्ट करता है वो है पाई रेडियन इक्वल टू 180, तभी पाई रेडियन को 180 डिग्री में, ठीक है ना। तो पाई रेडियन को 180 मानने का जो कंसेप्ट है इसी बात से आया, ठीक। तो रेडियन का रियल नंबर लाइन से, रियल नंबर लाइन के नंबर्स सर्किल के ऊपर लपेटने पर जो नंबर जहां गिरता है उस जगह तक का एंगल उतने ही रेडियन। जहां 1 लिखा है रियल नंबर लाइन का, वो वहां तक के एंगल को 1 रेडियन कह दिया जाएगा। जहां 2 लिखा है वहां तक के एंगल को 2 रेडियन, और जहां पाई गिरेगा वहां तक के एंगल को पाई। एंगल की मेजरमेंट की शुरुआत हमेशा इनिशियल रेडियस से, इस बात को हमें, ठीक है ना। तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। आप एक इस बात को याद रख लें फॉर्मूले के रूप में, और साथ में आप ये याद रख लें कि भाई पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड। बस ये छोटी छोटी बातें अगर आप मेजर करने की याद रखते हैं तो आप क्वेश्चंस को, ठीक है ना। मैं इन सबको वो कर देता हूँ, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। पाई रेडियन को 180 डिग्री कहते हैं। एक कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो कंप्लीट सर्किल अगर 360 डिग्री का होता है और इसको मैं पाई में लिखूं तो मुझे 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो ये सब बातें आपको याद रखनी, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है 11th के बच्चों के लिए, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है। ये सब रूल उसमें लगेंगे, एंगल का डिग्री से रेडियन से क्या रिलेशन है, मेजरमेंट के तरीके क्या है, वो सब उसमें लगेंगे। जो बातें याद रखनी है सब मैं बता चुका हूँ। एक सिंपल सी एक्सरसाइज अब हम करेंगे। इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ जाना होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल मेजर होंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल मेजर होंगे। एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, पाई की लैंग्वेज में उसे 2 पाई कहते हैं। रेडियन में नापे गए एंगल का रियल नंबर लाइन सिस्टम से काफी बड़ा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को ऐसे समझ लें कि रियल नंबर लाइन का जो नंबर सर्किल में गिरते समय जहां जिस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है उस पोजीशन तक का एंगल उतने ही रेडियन। इसका मतलब इस सीधी स्ट्रेट लाइन में जिसे आपने 1 बोला, जब इस सर्किल के ऊपर इसको कर्व तरीके से लपेटा जाएगा तो जहां ये 1 गिरेगा वो 1 रेडियन है, जहां 2 गिरे, ठीक। एक अंतिम बात और बताऊंगा, जिस फॉर्मूले से हम एंगल आर्क की लेंथ और रेडियस को कनेक्ट करते हैं एक बार उसको भी सुन लें, क्योंकि हमने इसको 1 रेडियन नाम दिया है। तो इसको 1 रेडियन नाम देने के पीछे कारण ये है कि जब हम एंगल को डिफाइन करते हैं, एंगल मेजर्ड आर्क और रेडियस के रेशियो के रूप में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपने इस टेंजेंट को ही धागा मान करके सर्किल के ऊपर लपेट दिया, तो 1 यूनिट की लेंथ इतने हिस्से में गिरी। अब ये लेंथ थी 1 यूनिट, यानी आर्क था 1 यूनिट, और रेडियस थी 1 यूनिट, तो 1/1 बराबर 1। यही वजह है कि इस एंगल को 1 रेडियन नाम दिया। तो बच्चों ये भी याद रखें कि एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, और जब भी आप इस फॉर्मूले को लगा करके एंगल को निकालेंगे, दैट एंगल विल बी इन रेडियन। ये लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आप डिग्री को कंफ्यूजन में। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले को जो भी बच्चा लगाएगा, इस फॉर्मूले से आने वाला आंसर कभी भी डिग्री में नहीं आएगा। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से आने वाला आंसर रेडियन में, ठीक है ना। आप इसमें आर्क को भी मीटर में या सेंटीमीटर में पिक करते हैं, रेडियस को भी मीटर या सेंटीमीटर में पिक करते हैं। दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो मीटर टर्म कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। लेकिन अगर इसकी यूनिट की बात है तो हम इसे रेडियन यूनिट प्रोवाइड। आप लोग ये जानते हैं फिजिक्स में कि डायमेंशन लेस होने वालों के पास भी यूनिट हो सकती, नहीं भी हो सकती लेकिन हो भी सकती है। अगर वो एक कांस्टेंट है तो नहीं होती है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा टर्म है जो कि एक यूनिट की रिक्वायरमेंट रखता है तो फिर हम उसकी क्या कहते हैं कि एक यूनिट। तो यूनिट बनने के लिए डायमेंशन का होना जरूरी नहीं है, ठीक। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में इसको नापा जाएगा और ये सब बात,
ठीक है। इतनी बातों पर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने बनाई हुई है, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। आइए तो चैप्टर 3 की सबसे पहली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को, और अब आते हैं सीधे सीधे इसकी पहली एक्सरसाइज पे। ये है इसकी पहली है, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज होगी, फटाफट इसको निपटा के आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 ठीक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन जो मैंने टिक किए उन पर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको रेडियन में बदलना है डिग्री को, और सवाल है ये वाला मैंने किया है। ये चारों पार्ट एक से ही हैं, तो 3 आप ट्राई करें, एक में। तो फर्स्ट का 4th पार्ट एंगल है 520 डिग्री, आपको रेडियन बनाना है। 1 क्वेश्चन का 4th पार्ट 520 डिग्री, और आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। आपको बताना है कितने रेडियन होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने अब भी लिखा 360 डिग्री जिसको हम कहते हैं उसको 2 पाई मानते हैं, या वो वाला फॉर्मूला जो भी सिखाया 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। पाई 22/7 होता है, आप लोग जानते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। तो बस आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के बाद सीधे सीधे निकाल लें कि आखिर 520 डिग्री की वैल्यू कितनी हो, ठीक है ना। तो 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180, और इसीलिए 520 डिग्री हो गया कुछ इस तरह। ये आकर अब इसको सॉल्व करने की ड्यूटी आपकी है। पाई को 22/7 लगाने का मन अगर कर रहा है तो कर लीजिए, लगा लीजिए। नहीं लगाना चाहते तो कोई, ठीक है ना, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क। बेटे ऐसा है कि इसी बुक को भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी एडवांस की तैयारी करने के लिए एडवांस की प्रॉब्लम्स कर। पिछले इतने सालों में एडवांस की परीक्षा हुई है कि तुम्हारे लिए 3 महीने का 6 महीने का समय भी कम हो जाएगा अगर तुम एडवांस के एक एक सवाल को सॉल्व करने लग जाओगे। तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो ना जो एडवांस ने पूछे हैं पिछले 10 सालों में, 15 साल में, 20 साल में। जब उनको कंप्लीट कर लोगे फिर हम बात करेंगे आगे ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस समय है कि ऐसे क्वेश्चंस पे हाथ डालो जो एग्जाम ने पूछे हैं, जो आ चुके हैं इस समय। सब एग्जाम से ठीक पहले यही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, नहीं कि एग्जाम को जो टच कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे पाथ फाइंडर आप करोगे, किसी क्वेश्चन में फंस गए तो उस समय किससे सपोर्ट लोगे ये बताओ। कई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं, वो आपका टाइम पूरा खत्म कर देंगे और फिर आपको नुकसान हो जाएगा, और बाद में आपको पता लगेगा यार कि इस लेवल का तो पूछता भी नहीं है एग्जाम, तो मैं इसमें क्यों लगा रहा है। क्योंकि अभी बता तो नहीं सकता ना कोई आपके गाइडेंस में, या तो कोई बंदा हो जो आपको पिक कर करके दे कि भैया अभी ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर। तो बेस्ट है अभी एग्जाम के, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट है यार, और इतने सालों से एडवांस का एग्जाम हो रहा है। अगर पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, फिर 10 साल के पीछे के 5 साल के उठा, 15-20 साल के कर लो, फिर ये सवाल पूछना, फिर और बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो इतना पहले निपटाइए। तो ये पहले का चौथा 520 डिग्री को रेडियन में बदलना इस तरह से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि 11th के बच्चे भी इससे सपोर्ट ले, इसीलिए एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज को कवर कर, ठीक है ना। चलिए तो 3.1 का पहला क्वेश्चन का चौथा पार्ट मैंने किया, आगे बढ़िए। सेकंड का भी एक पार्ट उठाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है बट जरूरी है बिगिनर के लिए। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। इस बार रेडियन को डिग्री में बदलना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पिक किया है मैंने, सवाल नंबर 2 उठाया है मैंने। ये -4 लिखा है, मतलब क्लॉकवाइज नापा गया एंगल है। -4 रेडियन है, आपको इसको डिग्री, -4 रेडियन को डिग्री में। चलिए एक बार सिखा देता हूं कैसे करेंगे। -4 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है। दूसरे का दूसरा पार्ट है शायद ये, यस मैं यहाँ पर लिख देता हूं। आपको -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री। वही फॉर्मूला फिर से लगाइए। पाई रेडियन को हम बोलते हैं 180 डिग्री, और इसीलिए 1 रेडियन को हम बोल पाएंगे 180/पाई डिग्री। और बच्चों इसीलिए -4 रेडियन के जब बताने की बारी आएगी तो हम इसको लिखेंगे -4 × 180/। अब इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखने का काम आपका। पाई को 22/7 लगाने का मन हो तो जरूर लग, ठीक है ना। तो 22/7 लिख के फ्रैक्शन में छोड़ाइए आंसर, या डेसिमल के 1-2 प्लेस तक, जैसा भी आप चाहें। तो इस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी जो लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखा उसका यूज करके हम इन तरीके के सवालों को कर, ठीक है ना। सेकंड में भी इसी तरह से और भी कर लीजिएगा। थर्ड में आइए। थर्ड क्वेश्चन, अब थोड़ा टोन बदल रही है सवाल पूछने वालों की। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, एक बार पढ़ लें पहले क्वेश्चन को। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन वन। ठीक, एक व्हील 360 डिग्री 360 डिग्री, माफ कीजिए कुछ और पढ़ दिया मैंने, कुछ और लिखा है। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन वन। अच्छा, 1 मिनट में 360 बार घूम जा रही। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो बताना है 1 सेकंड में ये कितने रेडियन घूमेगी। तो चलिए सवाल को लेके चलते हैं। 1 मिनट में बच्चों ये व्हील घूम जा रही है 360 रिवॉल्यूशन। समझ, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब 60 सेकंड में ये घूम जा रही है 360, और हर रिवॉल्यूशन का हिसाब किताब 2 पाई। समझिए,
एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में मेरे बच्चों सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है, जिसको हम रेडियन में 2 पाई कहते हैं। और क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लें, ये रेडियन में पूछा जा रहा है। इसमें कहा है व्हील 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 मिनट में ये घूम रही है 360 रिवॉल्यूशंस, तो 60 सेकंड में 360 into 2 पाई रेडियन घूमेगी। अगर मैं रेडियन में लिखूं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगर 60 सेकंड में ये इतना रेडियन घूम रही है बच्चों, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? ये घूमेगी 360 into 2 पाई बाय 60 रेडियन। और अब अगर सॉल्व कर दूं तो 6 2 जा 12 पाई, यानी कि ये कुल घूमेगा 12 पाई। इस तरह से हम इसको भी कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। थर्ड भी कर लीजिएगा, इसी तरह के पैटर्न को लगा करके, इसी फॉर्मूले को लगा के बाकी करिएगा। सेवंथ मेरा अगला क्वेश्चन है। सेवंथ में 3 पार्ट है और मैं सेकंड पिक करूं, क्वेश्चन नंबर 7, और हम पिक करेंगे सेकंड। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 15 से। 3 सवाल पूछे हैं। एक बार कहता है कि अगर आर्क का लेंथ 10 हो तब आंसर निकालिए, एक बार कहता है आर्क का लेंथ 15 हो तब निकालिए, और आर्क का लेंथ 21 हो तब। एक मैं बताऊंगा, 2 आप, ठीक है ना। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग का लेंथ है 75 सेंटीमीटर, वो स्विंग कर, ठीक। तो 75 सेंटीमीटर लेंथ का स्ट्रिंग अगर स्विंग कर रहा है और उसका टिप डिस्क्राइब कर रहा है जो आर्क उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है एंगल कितना बनेगा टॉप पॉइंट पे। जैसे ये पेंडुलम का स्ट्रिंग है, अगर ये स्विंग कर रहा है तो स्विंग करने पर टॉप पॉइंट पे एक एंगल मेजर होगा ना, हमको बताना है वो एंगल कितने डिग्री है। आपको एंगल रेडियन में बताना है, ये बात ध्यान। अब जो डाटा दिया एक बार उसको लेके मैं चल रहा हूं। आपको इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है 75, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को आप रेडियस मान लीजिए, क्योंकि जब टॉप पॉइंट पे बांध के एक रस्सी को घुमाओगे तो रस्सी की लंबाई ही सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगी। अगर भाई उस टॉप पॉइंट को एक फिक्स हिंज माने जिसे हम सर्किल का सेंटर माने, तो इस तरह से मूव कर रहा है ना पेंडुलम, तो जो रस्सी की लेंथ है वही हमारे लिए रेडियस है। और आर्क जो मेजर हो रहा है वो कितना दिया हुआ है मेरे वाले पार्ट में, 15 सेंटीमीटर। मेरे वाले पार्ट का मतलब है जो मैं कर, बाकी तो आप लोग करेंगे, तो मेरा वाला 15 सेंटीमीटर है। तो अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 75 सेंटीमीटर काम करेगा रेडियस का, और आर्क की लेंथ है 15। और हम जानते हैं एंगल को अगर रेडियन में डिफाइन करना हो तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बोथ आर इन सेम यूनिट। आर्क है 15 सेंटीमीटर, रेडियस है 75 सेंटीमीटर, सो एंगल विल बी 1/5। और अच्छी बात यह है कि सीधे रेडियन में ही आएगा। अगर डिग्री में पूछा होता तब हमें इसे बदलना पड़ता। कैसे बदलते? वही टेक्निक लगाते, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन होगा इतना, तो 1/5 रेडियन होगा इतना, वो चेंजेस कर। लेकिन क्योंकि रेडियन में ही पूछा तो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमें, ठीक। चलिए उदित भाई हेलो। चलिए, तो ये आपका सवाल हो गया 7th का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। छोटी सी एक्सरसाइज थी। अबाउट मैंने हर प्रकार का एक सवाल बता दिया है। अब बाकी आप लोगों की अपनी मेहनत है भाई। कोई सवाल नहीं आता तो पूछने के लिए भी विंडो खुली है भाई। ये वही एनसीईआरटी है जो लेटेस्ट मार्केट में आई है, आपके पास भी बुक है। कोई सवाल नहीं बनता तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्सरसाइज नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, बस इतना आप कम्युनिटी मतलब पोस्ट एक मैसेज दे दीजिए। वीडियो के नीचे ही आप एक मैसेज दे दीजिए। जो भी मैसेज बच्चा जिस दिन देता है मैं इंस्टेंटली दिन में एक बार बैठ के देखता हूँ तो मुझ तक पहुंच जाता है आपका, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए मैंने हर किताब को डिफाइन कर दिया है। जैसे पढ़ा मैं एनसीईआरटी से रहा हूँ सारी थ्योरी, देन उसके बाद एग्जाम्पलर के सवाल कर रहा हूँ। एग्जाम्पलर जो लेटेस्ट चल रही है, मेंस की जिस सीट से मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो सीट आप लोगों को भी सेंड कर दे, ठीक है ना। तो ये मेंस के जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो भी आपको भेज रहा हूँ। आज जैसे मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको दे दूंगा, तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मैं आपको और भी सीट दे चुका हूँ, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन और सेट थ्योरी के सारे सवाल। तो मेंस के जो क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं, जो सीट मैं आपको देता हूँ उसमें पिछले जितने सालों से जेईई मेंस हुआ है उतने सालों के सवाल उसमें अवेलेबल है। तो कोई सवाल ऐसा है ही नहीं जो बचा हुआ एग्जाम में। तो सारे जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज की जो सीट मैं आपको दूंगा वो 232 क्वेश्चन है। यानी जब से ये परीक्षा हो रही है, जब ये AI-EEE नाम से होती थी उस जमाने के सवाल भी हैं उस सीट। तो आपके पास सामने तो मैंने पूरी लिस्ट ही रख दी ना। जो आपसे नहीं बन रहा आप उसका नंबर भेजो बस। तो कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए मैं वही सीट आपको भी दे रहा हूँ जो मेरे पास। यही वजह कि मैं एनसीईआरटी को बेस लेके, ताकि आपको भी पता रहे कि सर ने ये वाला सवाल बता दिया है, इसमें रेड टिक लगा है और ये सब बचे हैं। कोई नहीं आता बस आप नंबर भी। नहीं तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर सवाल टाइप कहाँ करूं, तो टाइप करने का झमेला नहीं है। एनसीईआरटी का सवाल पूछना है, एक्सरसाइज का नंबर, सवाल का नंबर। एग्जाम्पलर का सवाल पूछना है, एग्जाम्पल सवाल का नंबर और एक्सरसाइज का नंबर कौन से पेज में है ये बता देंगे तो भी काम चल जाएगा। पेज नंबर बता के भी डिस्कस। और मेंस का कोई सवाल पूछना है तो पूरी सीट ही भेज दे रहा हूँ, पिछले 50 सालों के सवाल। उसमें जो नहीं आ रहा वो पूछ लो यार। एडवांस के एग्जाम से पहले एडवांस की भी सीट एक एक करके भेज दूंगा सर, है ना। तो प्रोसेस को इस तरह से बांधने की कोशिश करी है कि आप मेरे से पूछते
वक्त परेशानी महसूस, टाइपिंग का, चैटिंग का बवाल, डायरेक्ट पूछें, एक नंबर आप मुझे बोल दें कि सर ये वाला नंबर, बस मेरे पास मैसेज पहुंच गया कि ये सवाल बच्चे को नहीं। तो जितना इजी कम्युनिकेशन हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टॉपिक एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाता है, अगर वो मेंस में आते हैं तो उनको मैं अलग से पढ़, ये पूरा डिस्कशन लेवल के बेस पर आप लोगों को पता है। अभी हम लेवल 0 पे हैं, आज ही ये चैप्टर शुरू हुआ है। लेवल 0 पे हम एनसीईआरटी करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मिड एक्सरसाइज। लेवल 1 पे हम इसकी मिसलेनियस, ठीक ना। लेवल 2 पे फिर मैं और बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो कंपटीशन पूछता है लेकिन एनसीईआरटी कवर नहीं। ये बताना पड़ेगा आप लोगों को कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को अब जितना रिड्यूस कर दिया है उसके बाद सारे टॉपिक कवर नहीं हो। तो मुझे लगता है इस चैप्टर की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने में तो मुझे 2-3 क्लास लगेंगी, लेकिन मोर फॉर कंपटीशन पढ़ाने में मुझे 15 क्लास। मालूम है आपको, ये चैप्टर इतना, तो इसमें इतनी सारी बातें और है जो बतानी है और जिनको एक स्टूडेंट को जानना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ। तो मोर फॉर कंपटीशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका लेवल 2। फिर लेवल 3 में मैं पूरा एक क्विक रिकैप देता हूँ आपको। लेवल 4 में एक फॉर्मूला मैप दे जिसमें उस चैप्टर से एसोसिएटेड सारे फॉर्मूले हो। लेवल 5 में हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते हैं। लेवल 6 में मेंस। 7th लेवल में एडवांस के क्वेश्चन अभी अटैच नहीं किए हैं, बाद में करेंगे, फिलहाल मेंस को टारगेट लेके चल रहे हैं। और लेवल 8 में थोड़ा और हार्डर ओलंपियाड लाइक प्रॉब्लम्स उठा के, जैसा मैंने पिछले साल 23 वाले पेपर से ठीक पहले 50 दिन तक कराया था, थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम, ठीक है ना। लास्ट लेवल में हम एक बार चैप्टर का पूरा फाइनल एनालिसिस कर लेंगे। तो 0 लेवल से लेकर 9 लेवल तक हर चैप्टर बंधेगा फ्यूचर, और ये 32 चैप्टर से पूरी 11th-12th की मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी। अभी हम 6th चैप्टर, ठीक। चलिए, तो पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, इससे आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला टॉपिक आ गया। ये हमारा दूसरा टॉपिक, मतलब हम अभी तक एनसीईआरटी का पहला 3.1 कर चुके हैं और उससे थ्योरी रिलेटेड पढ़ चुके। पहली एक्सरसाइज को करने के लिए हमें केवल एंगल की डेफिनेशन, डिग्री और रेडियन मेजरमेंट की जानकारी चाहिए, ठीक। अब दूसरे लेवल पे हम आए हैं। दूसरे एक्सरसाइज को करने से पहले जिन टॉपिक की हमें रिक्वायरमेंट है वो टॉपिक है आपके ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड आइडेंटिटी। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड आइडेंटिटी, समझ। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का मतलब है उन फंक्शंस से जिनको हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, और आइडेंटिटीज का मतलब है उन स्टैंडर्ड रिलेशन से जो एंगल की किसी भी वैल्यू पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस फॉलो। तो मैं वन बाय वन इन बातों को बताता हूं। पहले एक जरूरी बात आप लोगों को बता दूं, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। तो मैं जानता हूं कि एक 11th के स्टूडेंट को ये बताने की जरूरत नहीं है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या हो। मुझे ये मालूम है कि 10th में आपने ट्रिगोनोमेट्री का एक लिटिल सा चैप्टर पढ़ा है जिसमें आप साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट को एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जाने। आपको एक ट्रायंगल के रिगार्ड में ये सारी बातें पता है ना। तो ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में तो चलिए ये सारा नॉलेज आपको है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक क्या होता है ट्रायंगल के लिए वो आप जाने। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब आप 10th स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते हैं तो बच्चों वहां पर जो ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ाई जाती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे भी। ये बात यहाँ पर अटैच करे बिना नहीं रहा जा सकता। जो वहां पर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। यानी कैसे पढ़ते हैं आप उसको मैं एक हल्की सी उसकी रूपरेखा आपके सामने रखता हूँ। ये होता है आपका ट्रायंगल, ये है आपका ट्रायंगल। इसका नाम मैं ABC रख देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, रिमूव हो गया। हाँ, इसका नाम मैंने रख दिया ट्रायंगल ABC, और इस एंगल को मैंने थीटा डिफाइन कर दिया। अब इस ट्रायंगल को फॉर्मूलों से अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो पहले मैं डिफाइन कर दूं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल से कनेक्टेड साइड को बेस कहते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस, और थर्ड साइड को जो एंगल के फ्रंट पे है उसको परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इन तीनों साइड्स के नाम डिफाइन करके, जो आप 10th में करते थे मैं वो बता रहा हूं पहले, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके आप एक एंगल डिफाइन करते थे 10th में, और तीनों साइड्स के नेमिंग डिफाइन करते थे। उसके बाद धड़ल्ले से 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की डेफिनेशन पहले रखें। ये बात आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं वो किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड के रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के रूप में। अब सीधा सा फंडा समझो ना यार, टोटल साइड है 3, तो दो के जोड़े अगर बनाऊं तो 3 जोड़े बनेंगे। P का H के साथ जोड़ा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का बेस के साथ, बेस का हाइपोटेनियस के बने 3 जोड़े। जो 3 जोड़े बनेंगे वो भी उल्टे और सीधे, मतलब एक सीधा और एक उसका रेसिप्रोकल, तो हो गए 6। तो कुल मिला के अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड का इस्तेमाल करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जाएं तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे अगर हम एनी 2 साइड का रेशियो निकालें। क्या होंगे वो 6 कॉम्बिनेशन? देखिए, एक होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, एक होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये 3 स्टैंडर्ड वाले, पहले जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको आपने डिफाइन
डिफाइन कर दिया साइन थीटा के रूप में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को डिफाइन कर दिया कॉस थीटा के रूप में, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आपने डिफाइन कर दिया टेन थीटा के रूप में। तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो 10th में आपने डिफाइन किए ये हो गए, तीन इनके रेसिप्रोकल, ठीक हो गया। तीन इनके रेसिप्रोकल मतलब जिसको आप साइन कहते हैं उसी के रेसिप्रोकल को हम लोग कोसेक डिफाइन कर देते हैं। तो कोसेक थीटा हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है इसकी डेफिनेशन बनेगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक को आप डिफाइन कर देंगे कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉड तीसरा जो है उसको डिफाइन कर देंगे 1 अपॉन 10, यानी तीन आपके फंडामेंटल हो गए और तीन उनके सप्लीमेंट उनसे एसोसिएटेड हो गए, यानी कुल मिलाकर 6 रेशियो आपने डिफाइन, ठीक है ना। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से एसोसिएटेड ट्रिग्नोमेट्री कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप डिफाइन करते हैं वो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक। अब यहाँ क्या है, जब आप 11th स्टैंडर्ड में आकर के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कई बार हमको ऐसी सिचुएशन भी मिलती है जहां पर एंगल होता है, जैसे साइन और एंगल के नाम पे आप लिख दिया 280 डिग्री, ठीक है ना, साइन के अंदर लिख दिया 280 डिग्री। तो भैया अगर 280 डिग्री लिख दिया तो फिर बात राइट एंगल ट्रायंगल तक कहाँ रहेगी? राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर आपको 280 डिग्री दिखेगा, जबकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड का टोटल सम तो केवल 180 डिग्री है, उसमें से 90 अकेला है, अब बाकी दोनों एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा है, तो इन तीनों में तो कहीं 280 डिग्री नहीं दिखेगा। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा कहे सर साइन 280 डिग्री जब लिखेंगे तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर के क्या मीनिंग होंगे? सिंपल सी बात है, तो मीनिंग कैसे बताओगे फिर आप इसके? आपके तो मीनिंग ही खराब हो गए। आप तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे थे उसको, तो 10th में जब आप पढ़ते हैं तो आप एक एक्यूट एंगल को लेकर के डिस्कशन करते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल को लेकर करते हैं, करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के डिस्कस। जब आप 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो आप सीखते हैं कि अरे यार ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल से एसोसिएटेड चीज नहीं है, ये इससे आगे भी हो सकता है ना। हाँ, हालांकि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का इंपैक्ट है, लेकिन है ये इससे आप। तो यहाँ पर जब आप सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर सीखने की बजाय एक सर्किल पर उसके प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री? एक सर्किल के प्रोजेक्शन के रूप में। एक बार उस टॉपिक पे ना हल्की सी बात है, मान लीजिए एक सर्किल, ठीक है, मान लीजिए एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है, ठीक। अब मैंने ये इसकी स्टैंडर्ड इनिशियल लाइन, मैंने मेजरमेंट के लिए एक इनिशियल लाइन क्रिएट कर दी। ये आपने लाइन, एक सेकंड, ये है आपकी लाइन, ठीक। अब आपने बोला कि सर मुझे समझना है इस सर्किल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री। तो सर्किल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री को समझने का देखिए सिंपल सा फंडा क्या है। सर्किल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री को अगर समझना है तो आप इसको ऐसे समझें, आप इसमें सबसे पहले साइन और कॉस को समझें, ठीक। मान लीजिए सर्किल का रेडियस आपने 1, मान लीजिए जो सर्किल आपने बनाया इसका रेडियस 1 है और आप किसी एंगल थीटा पर समझना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप क्या करिए, थीटा डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। थीटा डिग्री एंगल को आपने मेजर करके यहाँ पर प्लॉट किया, एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन को मैं और स्ट्रेट ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। माना ये लाइन आपने ड्रॉ, ठीक है। वही बात हम सर्किल के ऊपर कर रहे हैं। सर्किल के ऊपर डिस्कस करने की बस एक ही वजह है, ताकि हम डिस्कशन को और आगे तक भी ले जा सके, हमें मजबूर ना होना पड़े कि ये कहानी केवल एक्यूट, हम इस कहानी को एक्यूट से आगे ले जाए, ठीक है ना। तो आपने ये एंगल बना दिया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको और सेट कर दूं, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो एंगल बना दिया, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा एंगल मैंने इसके सेंटर पे मेजर कर दिया और मुझे समझना है कि इस थीटा से एसोसिएटेड साइन और कॉस के क्या मायने हैं। अच्छा, सर्किल जो बनाया इसकी रेडियस 1 है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसकी रेडियस को 1 बना के आप क्या करें, आप कुछ भी ना करें, जो इनिशियल स्टैंडर्ड लाइन है उस लाइन पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसकी टिप से, जो लाइन आपने ड्रॉ की है, और वहां तक का बेस प्लॉट कर ले, ठीक है। तो अगर आपका सर्किल 1 रेडियस का है और आपने थीटा एंगल से एसोसिएटेड परपेंडिकुलर और बेस प्लॉट कर लिए, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ना बच्चों, यही साइन थीटा है और ये जो बेस की लेंथ है यही कॉस। इसका मतलब ये आपका बेस जो है ये कॉस थीटा का वैल्यू है और जो ये आपका परपेंडिकुलर है साइन थीटा। क्योंकि मेरा 10th का एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेट भी हल्की सी पढ़ के आता है, मैं जानता हूँ कि जो बच्चे 11th में आके स्टडी करते हैं 10th पास करके, वो कोऑर्डिनेट भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सीधे सीधे मैं उनसे ये कह देता हूँ कि इस पॉइंट को ओरिजिन मान के अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे बच्चों, तो उन दो कोऑर्डिनेट में एक कॉस थीटा होगा। तो सर्किल में ट्रिगोनोमेट्री कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी बने, और अगर सर्किल पे ट्रिगोनोमेट्री बन गई तो फिर ये बात आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि अब ये बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपका एंगल एक्यूट ही हो। अब तो आपकी मर्जी, आप 280 बोलो और 380 बोल लो, सब चलती है ना। तो सर्किल के ऊपर जब आप 11th स्टैंडर्ड में आके ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो आपकी ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल से ऊपर उठ जाती है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल के दायरे को पार भी, यही वजह है कि 11th का स्टूडेंट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, सब में ट्रिगोनोमेट्री की स्टडी करता है। वो केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल तक सीमित, ठीक है ना। हालांकि देखो इसमें भी इंपैक्ट हमको राइट एंगल ट्रायंगल ही देता है, यही मैंने बोला था कि इंपैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल का रहेगा, लेकिन आप एंगल को एक्यूट से आगे ले जाओ। तो यहाँ पर मैंने एक्यूट में ही समझाया, ये बेस कॉस थीटा
थीटा हो गया, ये साइन, ठीक है ना। तो 1 रेडियस के सर्किल में cos थीटा sin थीटा को समझना आसान है। दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो बेस में प्रोजेक्शन कटा है वो cos थीटा है, जो परपेंडिकुलर डला है वो sin। ठीक हो गया, इतनी बात समझ गए। अब यही एंगल अगर एक्यूट से ज्यादा बड़ा हो जाए, माना ये एंगल मैं ऑब्ट्यूस लेना चाहूं या थर्ड क्वाड्रेंट में लेना चाहूं, तो फिर अदर क्वाड्रेंट्स में मैं उनके हिसाब से एंगल को तब मेरे ट्रायंगल के आधार पर मैं उन एंगल्स पर भी साइन और कॉस को मेजर कर पाऊं। अगर मेरे साइन और कॉस मेजर हो जाएंगे तो फिर उनकी मदद से मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी मेजर। तो आज मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है सर्कल कंसेप्ट पे। अगली क्लास में हम यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूं। बाय।